नमस्ते प्रणाम। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। संविधान में यह साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या भाषा कुछ भी हो, वह देश के सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है। लेकिन जब हम जमीनी सच्चाई देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग मिलती है। आजादी के 75 साल बाद भी भारत के कई राज्यों में आज तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है, और जहां बना भी है वहां टिक नहीं पाया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या समाज दलितों को नेतृत्व के लायक नहीं समझता है, या राजनीतिक पार्टियां उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है? यह विषय सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक भी है। आज हम इस पूरे सवाल को गहराई से समझेंगे आज के इस वीडियो में। भारत का पहला दलित मुख्यमंत्री 1960 के दशक में बना। नाम था दामोदरम सांजीवया। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वे कांग्रेस पार्टी से थे और दलित समुदाय से आते थे। उनका मुख्यमंत्री बनना कई राजनीतिक समीकरणों और परिस्थितियों का नतीजा था। तब कांग्रेस पार्टी दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ना चाहती थी, क्योंकि अपोजिशन विपक्षी दलों ने दलित वोट बैंक को आकर्षित करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस समय भी यह नियुक्ति सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतीकात्मक उपस्थिति के रूप में देखी गई। दामोदरम संजीवया को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं दी गई और वो ज्यादा दिन तक इस पद पे यानी मुख्यमंत्री पद पे नहीं टिक पाए। इसके बाद कई सालों तक किसी भी बड़े राज्य में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना। ये बताता है कि सिर्फ राजनीतिक पार्टी की इच्छा से नहीं बल्कि सामाजिक मानसिकता और वोट बैंक की ताकत से ही कोई दलित नेतृत्व कर सकता है। इसी वजह से आगे भी दलित नेतृत्व को सिर्फ नाम का पद देने की परंपरा लेगेसी बनती गई। यह शुरुआत ही दिखा देती है कि दलित मुख्यमंत्री बनना कितना कठिन और अस्थायी था। आज भी भारत के ज्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्री बनने के लिए जातीय समीकरण, पैसा और राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि मायने रखती है। दलित समाज, जिसकी संख्या देश भर में 15 से 16% है, आज भी राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पे नहीं पहुंच पाया है। जब भी कोई दलित नेता मुख्यमंत्री बनता है तो उसे रिमोटली कंट्रोल यानी ऊपर से निर्देशित करने वाला नेता माना जाता है। जैसे बिहार के जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब उन्होंने खुद फैसले लेने शुरू किए तो उन्हें हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में मायावती जरूर 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उन्हें भी बार बार जातीय राजनीति और भ्रष्टाचार के आरोपों से घेरा गया। असल में राजनीतिक दलों को लगता है कि दलित नेता उनके जातीय समीकरण को बिगाड़ सकते हैं या स्वर्ण ओबीसी वोट बैंक को नाराज कर सकते हैं। इसीलिए वे दलित नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट तो देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे अहम पद से दूर रखते हैं। यही वजह है कि आज भी दलित मुख्यमंत्री बनना अपवाद है, नियम नहीं। भारत में जो भी दलित मुख्यमंत्री बने, ज्यादातर को राजनीति का मोहरा या राजनीतिक मजबूरी के रूप में देखा गया। जैसे जीतन राम मांझी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन असल सत्ता नीतीश कुमार के पास ही रही। जब मांझी फैसले लेने शुरू किए तो उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे ये साफ हो गया कि वे बस एक नाम मात्र के मुख्यमंत्री थे, यानी चीफ मिनिस्टर थे। दूसरी ओर मायावती, जो उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर दलित नेता है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के दम पर सत्ता पाई, लेकिन उन्हें भी आरोपों का सामना करना पड़ता है, जैसे भ्रष्टाचार, मूर्ति निर्माण में खर्च और दलित वोटों के निजीकरण का। इसी तरह पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि दलित वोट को लुभाया जा सके, लेकिन चुनाव हार गए और पार्टी ने फिर कभी उन्हें सीएम फेस नहीं बनाया। इससे ये समझ आता है कि जब कोई दलित मुख्यमंत्री बनता है तो या तो वो प्रयोग होता है या राजनीति का हथियार। असली सत्ता आज भी उनके पास नहीं होती है। दलित समाज की सबसे प्रमुख पार्टी रही है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जिसकी नींव काशी राम ने रखी थी और आगे चलकर मायावती इसका चेहरा बनी। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में दलित नेतृत्व को स्थापित दिया, लेकिन धीरे धीरे पार्टी में आंतरिक संघर्ष, रणनीति की कमी और युवाओं से जुड़ाव के अभाव के चलते बीएसपी का प्रभाव कम होता गया। दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई जैसी पार्टियां भी है जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से जुड़ी हुई है, लेकिन वे बिखर चुकी है और प्रभावहीन हो गई है। इसके अलावा कई छोटे छोटे दलित संगठन और पार्टियां हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय या राज्य स्तर पे प्रभाव नहीं बना पाते हैं। यह भी एक बड़ी वजह है
कि दलित नेतृत्व को जगह नहीं मिलती है। जब तक दलित समाज एक संगठित राजनीतिक ताकत नहीं बनेगा, तब तक मुख्य धारा की पार्टियां उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रहेंगी। आज जरूरत है दलितों की एकजुटता और राजनीतिक शिक्षा की, जिससे वे अपने नेतृत्व को मजबूती से खड़ा कर सके। भारत में अब तक कुछ राज्यों में दलित मुख्यमंत्री बने हैं, जैसे मायावती उत्तर प्रदेश में, झारखंड में शिबू सोरेन के सहयोग से बाबूलाल मरांडी के समय कुछ नाम आए, महाराष्ट्र में अहिरवार समाज से और पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी। लेकिन इन सब की एक बात कॉमन थी, ये पूरी सत्ता के नियंत्रण में नहीं थे। जैसे चन्नी को कांग्रेस ने इसीलिए आगे बढ़ाया क्योंकि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना चाहते थे। मायावती भी जब सत्ता में आई तो गठबंधन राजनीति में मजबूरी थी। उन्हें मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि बैक एंड से फैसले कोई और कर रहा है, यानी चेहरा दलित लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जब कोई दलित मुख्यमंत्री बनता है तो उनपे भ्रष्टाचार, जातिवाद, प्रशासनिक अक्षमता जैसे आरोप बड़ी तेजी से लगाए जाते हैं। मायावती के ऊपर घोटाले के आरोप, चन्नी पे अवैध खनन के आरोप, ये सब अचानक चुनाव के पहले आने लगते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये आरोप असली होते हैं या एक दलित नेतृत्व को अस्थिर करने का माध्यम। राजनीति में हर नेता पे आरोप लगते हैं, लेकिन दलित नेताओं को मीडिया और एजेंसियों के जरिए ज्यादा निशाना बनाया जाता है, जिससे जनता का भरोसा टूटता है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी एकमात्र दलित पार्टी मानी जाती थी जिसने सत्ता तक पहुंच बनाई थी, लेकिन समय के साथ बीएसपी का जनाधार घटता गया। इसका कारण था नेतृत्व में लोकतंत्र की कमी, युवाओं को मौका न देना और सामाजिक बदलाव के मुद्दों को छोड़कर केवल मूर्तियां, पार्कों तक सीमित हो जाना। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, सपा, राजद, जेडीयू जैसी बड़ी पार्टियां दलितों को टिकट तो देती है, लेकिन उन्हें कभी ताकतवर मंत्रालय या मुख्यमंत्री पद नहीं देती है। अगर देती भी है तो सीमित समय के लिए और किसी और के इशारे पे, जैसे चरणजीत सिंह चन्नी का उदाहरण। कांग्रेस ने चुनाव हारने से पहले दलित कार्ड खेला, लेकिन चुनाव हारने के बाद कोई फॉलो अप नहीं हुआ। बीजेपी ने राष्ट्रपति तो बनाया, लेकिन आज तक एक भी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसका मतलब है कि दलित समाज का उपयोग केवल वोट बैंक की तरह होता है, असली सत्ता में उन्हें भागीदार नहीं बनाया जाता है। यह एक आम धारणा बना दी गई है कि दलित नेतृत्व में अनुभव की कमी है, विजन नहीं है, या वो जाति से ऊपर नहीं सोच सकते, जबकि सच ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़ा विजनरी नेता शायद ही भारत ने देखा हो। आज भी गांव-गांव में ऐसे युवा हैं जो संविधान, कानून, अर्थव्यवस्था पे गहरी पकड़ रखते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक प्लेटफॉर्म, संसाधन और मीडिया में जगह नहीं मिलती है। जब तक दलित युवाओं को अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक लीडरशिप की कमी का बहाना चलता रहेगा। यह सवाल कई बार उठता है कि क्या दलित समाज खुद अपने नेताओं को समर्थन देने में कमजोर है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। दलित समाज ने हमेशा से बदलाव के लिए आंदोलन किए हैं, चाहे वो दलित पैंथर का आंदोलन हो, बाम सेफ की वैचारिक लड़ाई हो या बहुजन समाज पार्टी का उभार हो। लेकिन समस्या ये रही कि जब कोई दलित नेता उभरता है तो कुछ लोग जाति के नाम पे तोड़ने की कोशिश करते हैं। दलित समाज को अक्सर एससी, एसटी, ओबीसी में बांट दिया जाता है, जिससे उनकी राजनीतिक एकता टूट जाती है। जब तक ये बंटवारा जारी रहेगा, तब तक कोई भी मजबूत दलित मुख्यमंत्री अस्थायी रूप से नहीं बन पाएगा। इसीलिए जरूरत है एक वैचारिक एकता की, जो केवल आरक्षण के मुद्दे से नहीं बल्कि संवैधानिक चेतना और राजनीतिक अधिकारों की समझ से आए। भारत का मुख्यधारा मीडिया ज्यादातर कॉर्पोरेट और स्वर्ण हितों से जुड़ा होता है। जब कोई दलित नेता उभरता है तो मीडिया उसे दो तरीकों से पेश करता है, या तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करता है या फिर उसे अयोग्य, जातिवादी या विकास विरोधी दिखाता है। मायावती जब मजबूत थी तो मीडिया ने उनकी छवि एक तानाशाह जैसी बना दी। चंद्रशेखर आजाद, रावण जैसे नए युवा नेता जब उभरते हैं तो उन्हें मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। दलित नेतृत्व को या तो हिंसक दिखाया जाता है या फिर केवल जाति आधारित राजनीति तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि अन्य जातियों के नेता को विकास पुरुष, आर्थिक सुधारक, राष्ट्रवादी जैसी उपाधि मिलती है। यह एक सोच समझ कर रची गई छवि है, ताकि दलित नेतृत्व को राष्ट्रीय मंच पे पनपने नहीं दिया जाए। हाल ही के वर्षों में दलित समाज में राजनीतिक जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ी है। सोशल मीडिया ने एक नया प्लेटफॉर्म दिया है जहां दलित युवा
अपने मुद्दे खुद उठा रहे हैं, अपनी आवाज खुद बना रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिग्नेश मेवानी जैसे नेता उभर कर आ रहे हैं जो संसद और सड़क दोनों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाने वाले गैर दलित लोग भी साथ आ रहे हैं। ये संकेत है कि आने वाले समय में दलित नेतृत्व और मजबूत होगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब दलित समाज आपस में बटे नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को एकजुट होकर लड़े। राजनीतिक दलों पे दबाव बनाया जाए कि वे केवल चेहरा न दें, बल्कि नीतिगत अधिकार और निर्णय की ताकत भी सौंपे। अगर एक वास्तविक दलित मुख्यमंत्री जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, अगर वो सत्ता में आता है, तो ये पूरे सिस्टम में एक बड़ा संदेश जाएगा कि संविधान में दिए गए बराबरी के अधिकार अब केवल किताबों में नहीं है, हकीकत में उतर चुके हैं। इससे दलित समाज को आत्मविश्वास मिलेगा और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम होगा। एक दलित मुख्यमंत्री अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पे काम करता है, तो इसका असर केवल दलितों पे नहीं, बल्कि पूरे समाज पे पड़ेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब वो मुख्यमंत्री केवल नाम का ना हो, बल्कि नीति निर्धारण की असली ताकत उसके पास हो। दलित मुख्यमंत्री बनाने का समाधान केवल भावनात्मक मुद्दा नहीं है, यह एक संवैधानिक न्याय का सवाल है। इसके लिए कुछ ठोस कदम जरूरी है। दलित समाज को शिक्षा, राजनीतिक प्रशिक्षण और मीडिया लिटरेसी में आगे लाना, दलित युवाओं को चुनावी राजनीति में सक्रिय करना, पंचायत से लेकर विधानसभा तक सभी जातियों के प्रगतिशील वर्गों से गठबंधन करना, राजनीतिक दलों पे दबाव बनाना कि वे केवल चुनावी रणनीति नहीं, नीतिगत बदलाव के लिए दलित नेताओं को आगे लाएं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं लाया गया, तो यह संविधान एक दिन खोखला हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा था कि सत्ता के दरवाजे केवल उच्च जातियों के लिए खुले रहेंगे अगर दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग राजनीतिक सत्ता में भागीदार नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सत्ता सामाजिक बदलाव का हथियार बननी चाहिए। आज अगर दलित मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं या बन भी रहे हैं तो फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तो यह वही चेतावनी है जो बाबा साहब ने पहले ही दी थी। उनका सपना था कि शोषित वर्ग की नीतियों को वो लोग तय करे जो खुद उस शोषण को झेल चुके हैं। मुख्यमंत्री बनना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन असली लड़ाई है नीति निर्माण में हिस्सेदारी। दलित समाज को केवल चेहरा बनाकर सत्ता में बिठा देने से बदलाव नहीं आएगा। जब तक दलित समाज बजट, नीति, विकास योजनाओं और न्याय व्यवस्था जैसे विषयों में भागीदार नहीं बनेगा, तब तक मुख्यमंत्री पद केवल एक शो पीस की तरह रहेगा। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि दलित युवा विधायक या सांसद बनने के साथ साथ पॉलिसी थिंक टैंक, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और अर्थव्यवस्था की नीति निर्धारण संस्थानों में भी प्रवेश करे। बाबा साहेब खुद संविधान निर्माता थे, सिर्फ मंत्री नहीं। हमें भी उसी सोच को अपनाना होगा। पावर को समझो और उसे अपने समाज की बेहतरीन के लिए इस्तेमाल करो। अब सवाल है कि दलित युवा क्या करें। सबसे पहले शिक्षा को अपना हथियार बनाएं, और वो भी सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक समझ के लिए। दूसरा, राजनीतिक संगठनों में एक्टिव भागीदारी लें। केवल चुनाव के समय वोटर न बने, बल्कि चुनावी रणनीतिकार, प्रवक्ता और प्रतिनिधि बने। तीसरा, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, अपनी आवाज खुद बने। चौथा, एक दूसरे की लड़ाई में हिस्सेदार बने। कोई दलित नेता निशाने पे है तो पूरा समाज खड़ा हो। और पांचवा, अपनी राजनीति को जाति से ऊपर उठाकर समाज के सभी वंचितों की राजनीति करें। दुनिया के कई लोकतंत्रों में शोषित वर्गों को सत्ता में भागीदारी दी गई। अमेरिका में बराक ओबामा जैसे अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने सत्ता परिवर्तन का नेतृत्व किया। यह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि वहां के समाज ने अपने इतिहास से सीखा और बदलाव को स्वीकार किया। भारत में आज भी जातिवाद गहराई में मौजूद है, लेकिन हमें विदेशों से यह सीखना चाहिए कि जब तक वंचित वर्गों को सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाती, लोकतंत्र अधूरा रहता है। हमें यह समझना होगा कि दलित मुख्यमंत्री बनना केवल दलितों की जरूरत नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र को संपूर्ण बनाने का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब सवाल सिर्फ क्यों नहीं बनते का नहीं है, बल्कि कैसे बने और कैसे टिके का है। भारत को एक ऐसा लोकतंत्र बनाना होगा जहां मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
किसी की जाति से तय न हो, बल्कि उनके विचार, संघर्ष और समाज के लिए उनके योगदान से तय होना चाहिए। दलित मुख्यमंत्री तभी एक नई सुबह लाएगा जब वो नीतियों में न्याय, बोलचाल में समानता और व्यवहार में इज्जत लेकर आए। इसके लिए दलित समाज को संगठित होना होगा, पढ़ना होगा, लड़ना होगा और जीतना होगा। यह लड़ाई लंबी है, लेकिन हर वो कदम जो राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़े वो केवल एक पद नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाला एक क्रांतिकारी कदम होगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।